जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का पहला दिन है सवाल जवाब बैच का। अभी ये बैच इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये बैच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बैच में हम लोग 30 दिन के अंदर पूरा एसएससी का सिलेबस खत्म करेंगे, वो भी क्वेश्चन के साथ। और जितना भी क्वेश्चन क्लास में होगा वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ हम लोग पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये बैच इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए होगा जो रेलवे, एसएससी और आईबी के लिए फॉर्म भरे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैच को। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है। बैच कल ही लॉन्च होने वाला था लेकिन आज आया क्योंकि एसएससी की वजह से ऐसा हुआ। एसएससी जो काम कर रहा है उसकी वजह से हुआ। एसएससी के पे भी हम लोग को वीडियो बनाना पड़ा, वहाँ पे सब कुछ करना पड़ा, जिसकी वजह से एक दिन लेट हो गया। और आज जो बैच में जो पीडीएफ दिया जाएगा वो पीडीएफ भी इंग्लिश में होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बात को समझिए। कल से जो पीडीएफ मिलेगा उसमें क्वेश्चन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, तो बैच को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ सभी को, ऑफलाइन वाले को भी और ऑनलाइन वाले को भी, दोनों को क्लियर कर देता हूँ। ये जितना भी क्वेश्चन आज 30 दिन तक होगा, आज से 30 दिन तक होगा, सभी क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को आगे तो सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है और सभी क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ जब एक्सप्लेन करेंगे चीजों को तो आपका सिलेबस इसी तरह से खत्म होगा। तो जो लाइब्रेरी में है, जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, सभी को मैं आज समझा दे रहा हूँ कि सभी को एक अच्छा सा कॉपी खरीद लीजिएगा। और कॉपी में डे वन कैसे लिखना है, डे वन करके पूरा क्वेश्चन को, आज 50 क्वेश्चन जो भी होगा, 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन है। रीजन ये था कि एसएससी जो किया था उसके पीछे हम लोग को वीडियो बनाना पड़ा और एसएससी गलती किया है। एसएससी जो है गलती किया और गलती करने के बाद अब मान भी ना रहा गलती को। ठीक है, इसके बाद मनमानी कर रहा है, सबको मार रहा, पीट रहा, जो कि गलत है। ठीक है, स्टूडेंट को मारा, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। और टीचर्स को भी मारा है और जेल में भी डाले हैं, जो कि गलत था। इसकी वजह से हम लोग को वीडियो बनाना पड़ा और वो सब चीज़ को सपोर्ट करना पड़ा। और इससे क्या होगा कि आप ही लोग को, इससे आप ही लोग को जो है, आप लोग को ही सपोर्ट मिलेगा, आप ही लोग के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूँ कि आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है आपको नोट डाउन करना है, कॉपी एक अच्छा सा बनाना है, उसमें नोट डाउन करना है। 30 डे का, 30 डेज का जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा सबको नोट डाउन करना है। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद 30 डे के बाद आप लोग पक्का 100% गारंटी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप मॉक दीजिएगा तो मॉक में भी आपका नंबर बढ़ेगा, कट ऑफ तक पार कर जाएगा। ठीक है, यहीं से सभी क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, समझा रहा हूँ, क्या समझाता हूँ आगे। एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है, बात यह है कि हम क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझाएंगे। और आप सभी लोग को क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद सभी लोग को आंसर सोचना है। और जिसने भी क्वेश्चन लिख लेगा उसको आंसर टिक भी कर लेगा, वो आदमी आंसर टिक भी कर लेगा। इसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा और उससे मिला लेना है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो पहले बताते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, बैलेंस बताने से पहले ट्रेड का मतलब बताता है। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। अब कोई व्यापार कैसे कैसे बैलेंस रहेगा, बैलेंस मतलब संतुलित रहेगा, कैसे संतुलित रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक देश है और यहाँ पर एक देश है। अब ये देश चाहता है कि अपना ट्रेड को, अपना व्यापार को संतुलित करना चाहता है। ठीक है, ये क्या करना चाहता है, अपना ट्रेड को, जो भी सामान वामान बेच रहा है उसको बैलेंस करना चाहता है। तो ये कैसे बैलेंस करेगा, कोई देश कैसे बैलेंस करेगा, इस चीज को समझना है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेगा। अब ट्रेड में 3 चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पहला इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों चीज को क्लियर करते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है कि कितना सामान को अपने देश के अंदर लाया गया, कितना सामान को अपने देश के अंदर लाया गया। ठीक है, जैसे कि इंडिया इतना समर्थ नहीं है, इंडिया इतना ज्यादा समर्थ नहीं है कोई भी चीज को बनाने के लिए। ठीक है, ये कुछ चीजों को क्या करता है, बाहर से दूसरे दूसरे देश से इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, दूसरे देश जो है यहाँ पर भेजते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के मामले में जिस हम लोग क्या करते हैं, जापान वापान से सामान लेके आते हैं, थाईलैंड से लाते हैं, तो हम लोग लेके आते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग कोई देश, जब मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये देश है। अब ये देश कोई बाहर से जो सामान को, बाहर से जो सामान को खरीद के अंदर लाएगा, जो सामान को अपने देश के अंदर लाएगा, इसको बोलेंगे इंपोर्ट। जब लेके आएगा तो इंपोर्ट। और जब यहाँ से दूसरे देश को बेचेगा,
जैसे कि इंडिया जो है सब्जी, फल और अनाज उनाज में ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया बहुत ज्यादा अनाज उनाज उगता है इंडिया में, तो एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट करता है तो जब दूसरे देश में ये भेजेगा, ये क्या करेगा, दूसरे देश में भेजेगा। जब सामान को भेजता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब सामान को लाता है तो इम्पोर्ट, और जब दूसरे देश में भेजता है तो एक्सपोर्ट। और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है, दो देश के बीच में, दो देश के बीच में, दो देश के बीच में जो ट्रेड होता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार कैसे बैलेंस रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंपोर्ट बढ़ा देंगे तो व्यापार भी बैलेंस रहेगा। दूसरा बोल रहा है, मतलब यहाँ पे समझ में आया, वन नंबर मतलब नंबर ऑफ इंपोर्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा सामान लाने लगेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ट्रेड, क्या व्यापार बैलेंस हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, मतलब अपना ज्यादा सामान बेचने लगेंगे तो क्या ट्रेड जो है, व्यापार जो है बैलेंस हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है क्या, रेशियो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का रेशियो लेंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, अनुपात लेंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा। चौथा क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे मतलब मैनेज करेंगे तो क्या बैलेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं क्या कि कैसे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बताने से पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये एक देश है, ये देश जो है जितना इंपोर्ट करवा रहा है सामान को, जितना इंपोर्ट करवा रहा है सामान को, जितना ज्यादा सामान को खरीद रहा है, उतना ही ज्यादा सामान को दूसरे देशों में बेच भी रहा है, दूसरे देशों में क्या कर रहा है, बेच भी रहा है। तो इस मामले में ये देश क्या होगा, बैलेंस कर लेगा, अपना ट्रेड को बैलेंस कर देगा। अब इसका आंसर क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आई होप पहला नंबर समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब छूटना नहीं चाहिए कि कोई भी ट्रेड को कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट और अपना एक्सपोर्ट को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब डिफरेंस कर देंगे तो हमारा ट्रेड जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। किससे किससे बन गया, एक बार हाथ उठाओ। अच्छा, तुमसे, तुमसे भी बन गया, वाह। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भातियाली फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक विच इज मोस्टली सung बाय द फिशरमैन एसोसिएशन, ठीक है। बोल रहा क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन समझो कि भातियाली फोक फोक सॉन्ग जो है, भातियाली फोक सॉन्ग म्यूजिक जो है, ये कौन सा स्टेट में गाया जाता है फिशरमैन के द्वारा, किसके द्वारा, फिशरमैन के द्वारा, फिशरमैन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो एक बार सोचो, ठीक है, बताओ क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, सोच लिया, चलो बताते हैं। इसका आंसर वेस्ट बंगाल, कौन कौन टिक किया था, ठीक है, वेस्ट बंगाल ही सही आंसर, ठीक है, वेस्ट बंगाल होगा। अब चलो बताते हैं, इसका याद करने का ट्रिक बताते हैं, ठीक है, याद करने का ट्रिक। भातियाली, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, भातियाली म्यूजिक है, ठीक है, फॉक म्यूजिक है। फॉक म्यूजिक उसको बोलते हैं आमतौर पे जो कोई रीजन में गाया जाने वाला म्यूजिक रहता है, या कोई रीजन में गाया जाने वाला डांस या सॉन्ग को, अगर डांस रहेगा तो फॉक डांस, और अगर म्यूजिक रहेगा, गाना वाना रहेगा तो फॉक म्यूजिक या सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो भतियाली लिखा हुआ। अब भतियाली से याद रखो क्या, भात, भात, भात याद रखना, भात। अब यहाँ पे सब कोई गांव का ही है, कोई शहर का भी है क्या, चलो ठीक है। भात, भात मतलब होता है चावल, ठीक है, चावल। तो चावल से याद रखो कि भात जो है, भात चावल जो है। अब चावल जो है, तुम लोग कौन सा स्टेट में चावल ज्यादा फेमस सुना है, ठीक है, कौन सा स्टेट ऐसा है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सुना क्या है, वेस्ट बंगाल में मछली भात बहुत लोग खाता है, क्या खाता है, मछली भात, ठीक है। तो मछली भात खाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे याद रखो कि भात याली मतलब भात आ रही है, कहाँ पे आ रही है, मतलब कोई आदमी, सब कोई आदमी लोग बैठा हुआ, आप लोग जैसा, आप लोग जैसा सब बैठा हुआ। अब मान लो हम क्या बोलते हैं, भात आ रहा है, सबको बैठ जाओ, भात आ रहा है तो सबको खाना, ठीक है। तो भात आ रही है, भात आ रही है कहाँ पे, थाली में आ रही है कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बहुत भात खाता है सब, तो वो लोग सोच रहा है कि भात आ रही है, भाताली जो है, भाताली जो है म्यूजिक कहाँ गाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। याद रहेगा। हम्म, अच्छा चाहिए, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। भातियाली जो है, भातियाली वेस्ट बंगाल में गाया जाता है, चलो याद रखो, यहाँ पे याद रखो। 1951 और 1901, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जब हम लोग लिखवा रहे थे तो किसको किसको याद आ रहा था कि भात, भात के बारे में, कि घर में भात तो बनाना है, ऐसा किसको किसको याद आ रहा था। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं, तुम लोग सबको।
तुमको, अरे यार, अभी पढ़ने पे ध्यान दो, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। चलो घाट उतारा। अच्छा, ऑनलाइन वाला सबको याद आ रहा होगा। ऑनलाइन वाला तो क्या करता है ना कि बगल में बनाते रहता है और इधर बगल में बैठ के पढ़ करेगा, ऑनलाइन वो करेगा। टाइम बच जाता है, बहुत अच्छा। हाँ, टाइम बचता। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, ठीक है, हैज बीन डिक्लाइन सिंस, डिक्लाइन, वर्ड ध्यान दो, वर्ड को ध्यान दो, डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है? डिक्लाइनिंग मतलब होता है घटना। डिक्लाइनिंग मतलब क्या होता है? घटना, घटना, ठीक है। डिक्लाइनिंग घटना होता है। अब क्या बोला कि ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट था इंडिया का पॉपुलेशन का, इंडिया का जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट था, वो घटना कब स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? 1981 से, 1981 से। कहा है 1981 से स्टार्ट हुआ? अभी भी सवाल आ रहा होगा तुम लोग का मन में। हम्म हम्म ठीक है, 1981 से कहाँ स्टार्ट हुआ? देखो 1981 में जो है, 1981 में जो है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, जिसमें बोल मतलब एडुकेशन कराया जाता है, सभी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग रहता है, फैमिली क्या क्या रहता है यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, एडुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, एडुकेशन। अब देखो ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, जैसे ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, गवर्नमेंट जब सबको समझाने लगता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, एडुकेशन के बारे में, तो आदमी समझने लगते हैं, और फिर इसके बाद जनसंख्या को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। तो 1981 के बाद हम लोग देखे गया है क्या, इंडियन पॉपुलेशन में कि ग्रोथ रेट कम हुआ, डिक्लाइन करने लगा है, ठीक है। समझ में आ गया है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, समझाते क्वेश्चन को, कि किसके पास पावर है, किसके पास शक्ति है, टू रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर नागरिकता, सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? नागरिकता, हाँ, नागरिकता, ठीक है। सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता। तो इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप, नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाना है, उसके लिए पावर किसके पास दिया गया है, किसको रेगुलेट करने के लिए दिया गया है पावर, ठीक है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की, गवर्नर, प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी में है गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी में है प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर डी में है पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा होगा आंसर? ठीक है, इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा समझाते हैं, इस यहाँ से एक चीज और समझ लो आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग बोले आर्टिकल, आगे पार्ट समझो, पार्ट, कौन सा पार्ट में, जैसे इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज पहला क्लास है ना, तो ये भी बता देते, ठीक है, कि इंडिया का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया का क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1951 में, 26 जनवरी 1951 में ये लागू लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ नियम कानून लिखा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग को काम करना है, गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। अब उसमें हर लेसन है, जैसे लेसन बाय लेसन है, तो लेसन 1, लेसन 2 ऐसे करके है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बोलते हैं। उसका लेसन को क्या बोलते हैं? पार्ट 1, यही पे लिख दें, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब एक तरह का किताब है। अब इस किताब में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे लेसन के जैसा लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो लेसन होता है पार्ट 1, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, ठीक है, ऐसे होता है। तो उसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। और हर लेसन के अंदर अगर तुम लोग खोलोगे, लेसन 1 को खोलोगे, तो लेसन 1 के अंदर क्या होगा? सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, सब टॉपिक होता है, उसके अंदर छोटा छोटा टॉपिक होता है। तो उसी तरह इसके अंदर भी क्या है? छोटा छोटा आर्टिकल्स है, पार्ट के अंदर क्या है? आर्टिकल्स है, क्या है? आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल है, आर्टिकल है। और उस आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान का नियम उयम सब लिखा गया है, जितना भी रूल्स है उसी के अंदर लिखा गया, ठीक है। तो समझा देते हैं यहाँ पे एक बार, कहाँ रफ करके बना यहाँ पे, ठीक है, इसको बता, ठीक है। 1951, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा? लड़की है कौन बोली? कौन बोला? कौन पक्का कौन लड़की होगी? नहीं समझ में आ रहा? हाँ,
लड़का लोग बोल ही नहीं सकता है, उल्लू भी घिसक तीस के लिखता है ना, इसलिए नहीं बोलेगा। चल कोई बात नहीं, सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं। पार्ट वन, पार्ट 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 के अंदर, पार्ट के अंदर आर्टिकल्स का है, आर्टिकल, ठीक। अब इस सब आर्टिकल्स में नियम लिखा हुआ है, जितना भी रूल्स है लिखा गया। अब बताते हैं क्या सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया पार्ट 2 में, कि कौन सा पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, 2 में लिखा गया, ठीक है, पार्ट 2 में। और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है इसमें, जब सब टॉपिक जो है, सब टॉपिक कितना से कितना तक है, तो 5 से लेके 5 to 11, 5 से लेके 11 तक है, ठीक है, 5 से लेके 11 तक है। और इस 5 से लेके 11 तक में नागरिकता वाला जो है, सिटीजनशिप वाला जो है, इसमें 5 से लेके 11 तक में 11 वाला मतलब लास्ट वाला में बताया गया है का, 11 वाला लास्ट वाला में बताया गया है का, कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा उसको पार्लियामेंट बनाएगा। सिटीजनशिप से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा उसको पार्लियामेंट बनाएगा। समझ में आया क्या बता रहे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला है 2024 में क्या, कि कौन सिटीजनशिप से रिलेटेड सारा लॉ को बनाता है, जितना भी लॉ होता है सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन बनाता है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड सब लॉ जो है पार्लियामेंट बनाता है। अब ये कहाँ लिखा गया, तो लिखा गया पार्ट 2 का आर्टिकल नंबर 5 से 11, पार्ट 2 जो है 5 से 11 तक चलता है, जिसमें से 11 में लिखा गया है क्या, कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितना भी लॉ होगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या, कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करोगे सबको, ऑनलाइन वाले आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार। चलिए बताएं, देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो कौन सा पहले कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, कौन सा कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू किसी किसी को नहीं पता होगा तो बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया का जो ये नीचे वाला भाग जो है कुछ इस टाइप का, ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये भारत का मैप का, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। सुंदर से बना, ये जो है, तो इसका जो ये नीचे वाला भाग है, ई वाला भाग को बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो पहले किसका भाग था, कौन सा कॉन्टिनेंट का भाग था, कौन सा कॉन्टिनेंट का भाग था, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग था, टूट के इंडिया कॉन्टिनेंट में आके, मतलब यूरेशियन कॉन्टिनेंट था उसमें जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये अफ्रीका इसका आंसर होगा। कौन सा कॉन्टिनेंट का भाग था पेनिनसुलर प्लेट्यू, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन विच ईयर डिड जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टिन लॉरी प्रपोज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझाते हैं, उसका तुम लोग को ट्राई करना है, ठीक है। कौन सा साल था, वो कौन सा साल था जब जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड जो है और थॉमस मार्टिन लॉरी जो है, वो लोग मिलकर प्रपोज किए हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का थ्योरी को दिए हैं, कॉन्सेप्ट को दिए हैं, ठीक है। वो कौन सा ईयर था, अगर चलो बनाओ इसको, अगर जो बना दिया इसको उसको एक टॉफी मिलेगा, ठीक है, 10 वाला डेयरी मिल्क। लेकिन एक बार में बताना है, इन्हें कि 4 को एक साथ मिल जाओ, हाँ 4 को मिल जाओ और उसका इसका आंसर बता दो और बाद में बांट लो अपने में ना चॉकलेट, उस टाइप से नहीं, एक बार में एक को बोलेगा और वही फाइनल रहेगा। बताओ कौन सा, 1921, गलत, हम बोलबे नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1923। हम बोलेंगे ही नहीं ऐसा क्वेश्चन को कि जिसमें टॉफी हमको देना पड़े, हम वैसा के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन देंगे जिसमें टॉफी ना देना पड़े, हम खाएंगे टॉफी, ठीक है। 1923 होगा, ठीक है। 1923 में जॉन निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी जो है वो एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है उनको दिए थे, ठीक है। अब समझाते थोड़ा सा, एसिड और बेस को समझ लो तुम लोग, ठीक है। एसिड और बेस क्या होता है, एसिड मतलब क्षार्य होता है ना, कि अम्ल होता है, क्षार या अम्ल होता है, ठीक है। और बेस मतलब एगो क्षार, ई होता है क्षार, बेस मतलब क्षार होता है और ई अम्ल होता है, ठीक है। पता नहीं, नहीं पता, इंग्लिश मीडियम में पढ़े ना, हमको नहीं पता उतना।
चलो समझो, लेकिन हम बता देते हैं एसिड और बेस का मतलब क्या होता है। एसिड उसको बोलते हैं जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होता है। H प्लस आयन जो होता है वो ज्यादा रहेगा तो वो एसिड कहलाएगा, और जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लास 10 का चीज है, बहुत आसान सा चीज है। एसिड उसको बोलेंगे जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा, जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा, और बेस उसको बोलेंगे जिसमें OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, आयन लिख दें, अच्छा गलती हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, आयन 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 ज्यादा होगा। ठीक है, आयन ज्यादा होगा, ऐसे समझ लो। और जब भी एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे कहा कि जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब भी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, नमक और पानी। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, गंदा जान के लिखा, डॉक्टर राइटिंग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलता है। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन सा ईयर था जब जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी जो है वो लोग एसिड और बेस का थ्योरी को दिए थे। कौन सा ईयर था, कॉन्सेप्ट को दिए थे, 1923। 1923 रट लो इसको। ठीक है, 1923 अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, आ जाएगा एग्जाम में कभी ना कभी आएगा। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना वो कंफर्म नंबर कटवाने के लिए आता है। बच्चा इसमें 1925, 1921, 1923 और 1928 में से कोई ना कोई गलत आंसर मारेगा ही मारेगा। ठीक है, और ये नंबर कट जाएगा। एक नंबर मिल, दो नंबर मिलने की जगह पे क्या होगा, दो नंबर मिलने की जगह पे -1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग चला जाएगा। तो 1923 इसका आंसर होगा। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखो ना, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट 1923 में आया। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कब आया, 1923 में आया। ऐसे याद रहेगा। ठीक है, नाम नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रख लो, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट 1923 में। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बोला कि सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय किरात काम्बू, किरात खाम्बू राय कम्युनिटी ऑफ डैश। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सकीवा, ये भी हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हार्ड क्वेश्चन। देखो, सकीवा जो है एक धार्मिक त्योहार है। सकीवा क्या है, सकीवा एक धार्मिक त्योहार है जो किरात काम्बू खाम्बू राय जो है, किरात खाम्बू राय कम्युनिटी जो है, एक तरह का कम्युनिटी समझते हो, हाँ ग्रुप ग्रुप। ठीक है, तो एक तरह का ग्रुप, एक तरह का ग्रुप है किरात खाम्बू राय ग्रुप जो है, वो लोग ये त्योहार को सेलिब्रेट करता है। अभी ये लोग कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट करता है, कौन सा स्टेट का मतलब ये फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, सिक्किम होगा। ठीक है, सही है, सिक्किम होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, हाँ सिक्किम होगा। देखो, अब याद कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, एस ए, एस से सिक्किम, एस से सकीवा, एस से सिक्किम और एस से सकीवा। ठीक है, एस से सिक्किम और एस से सकीवा, ऐसे याद रख लेंगे, एस से सिक्किम और एस से सकीवा। ठीक है, ठीक है, इसको याद कर लो, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एस से सिक्किम और एस से सकीवा, एस से सिक्किम, एस से सकीवा। ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो, सकीवा किसी लड़की का नाम बना लो। ठीक है, सकीवा सबसे अच्छा लड़की का नाम बना लो कि सकीवा एक लड़की है। सकीवा का है, एक लड़की है जो कहाँ जाना चाहती है, सिक्किम में जाना चाहती है। सकीवा, देखो लड़की का फोटो कितना अच्छा बनाई है, देखो ये ऐसा नाक चूरहा। ठीक है, ये है इसका बाल, ये है बाल, ये शरीर, पैर। ठीक है, दो चुट्टी वाली बाल। ठीक है, दो चुट्टी वाली लड़की है, ये सकीवा नाम का लड़की है। ये लड़की का नाम कहाँ है, सकीवा, सकीवा नाम है। ठीक है, और ये कहाँ जाना चाह रही है, सिक्किम में जाना चाह रही है। कहाँ जाना चाह रही है, सिक्किम में जाना चाह रही है। तो सकीवा एक रिलीजियस त्योहार है सिक्किम का। इस लड़की जो है, ये लड़की जो है कहाँ जाना चाह रही है, सिक्किम जाना चाहती है, और इसका नाम क्या है, सकीवा है। ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए यहाँ तक लिखे हैं। दिख रहा है सबको ऑनलाइन में भी। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द 5 ईयर प्लान। पहले नंबर तो 5 ईयर प्लान का बात कर रहा। 5 ईयर प्लान जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर साल 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 5, कितना लिखा, 4 5 4 तक भी है, तो यहाँ पर हम लोग 4 देख लेते हैं,
ठीक है, 1 2 3 4 का देख लेंगे लाइन से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे 5 6 7 8 9 10 भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चार चार करके देख लेंगे। एक बार में देखोगे तो सब कुछ नहीं याद होगा ना, एक ही बार में सब कुछ खाना एक ही बार में पच जाएगा सब। एक खाना खाते हो तो एक ही बार में सब खा लेते हो नहीं ना। ठीक है, उसी तरह से रुक रुक के धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, बोला है क्या, द 5 ईयर प्लान फॉर इंडिया विद देयर ड्यूरेशन आर गिवन बिलो। ठीक है, 5 ईयर प्लान दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इंडिया का 5 ईयर प्लान दिया गया और उसका समय भी, ड्यूरेशन भी दिया गया कि कब कब लॉन्च हुआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच है, कौन सा इसमें से सही मैच किया गया। ठीक है, चलो क्या लिखा गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 57 तक, 62 61 तक। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 62 तक, 65 से 66 तक। फोर्थ 5 ईयर प्लान 66 से 67 से 70 से 71 तक। अब उसके हिसाब से लिखा गया बोथ ए भी सही है और सी भी सही है, ऐसा बोल रहा है। सेकेंड नंबर ऑप्शन में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, ए और बी सही है। थर्ड नंबर में बी और सी बोल रहा है, और फोर्थ में ओनली ए बोल रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करो फिर हम बताते हैं, फिर इसको समझाते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं ना कि एक संडे को स्पेशल क्लास करवा लेते हैं, उसमें जो हम लोग जो 2 दिन छुट्टी लिए हैं एसएससी की वजह से, जो हुआ था उसकी वजह से लिए हैं, जो उसमें हम लोग क्या करेंगे 5 ईयर प्लान करवा लेंगे। ठीक है, पूरा, हाँ ठीक है। चलो देखो, चलो तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर समझो, 5 ईयर प्लान, जब हम लोग आजाद हो गए, या भूमिका बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो 5 ईयर प्लान कब हुआ, जब हम लोग आजाद हो गया, हम लोग आजाद हो गए। ठीक है, अंग्रेजों से आजाद हो गए, तो हमारे देश के जो पॉलिटिशियन थे, जो कमीशन था, जो आगे आगे लोग सोचते थे, जो भी नेता लोग थे, तो वो लोग कहें क्या, लीडर्स क्या बोले कि हम लोग क्या करते हैं, एक 5 5 साल का योजना लेके आते हैं। क्या करते हैं, 5 5 साल का योजना लेके आते हैं। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, और ये योजना में क्या किया जाएगा, ये योजना में हम लोग लक्ष्य रखेंगे, हम लोग कुछ ट्राई करेंगे कि इतना, मतलब हम लोग एम एक रखेंगे, एम जैसे आप लोग रखते हैं ना एम कि ये चीज कर लेना हमको। हाँ, जैसे मेरा एम है कि 30 दिन के अंदर आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म करना जीएस का, उसी तरह से वो लोग जो लीडर लोग जो थे, वो लोग भी एम रखें। क्या एम रखें कि 5 साल के अंदर हम लोग को ये चीजें को कर लेना है। और 5 साल में, जब 5 साल हो जाता था, तब ये लोग देखते थे कि हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना परसेंट हुआ, कैसा हुआ। ठीक है, ऐसे देखते थे। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान के बारे में समझ में आया। तो पहला बार 5 ईयर प्लान जो है कब हुआ, स्टार्ट 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट होगा, जब पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1951 में स्टार्ट हुआ। तो पहला हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमेशा कब होगी, स्टार्ट होगा 1951 में ही स्टार्ट होगा। तो पहला कब स्टार्ट हुआ, 1951 में। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ। अब पहला 1951 में स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान मतलब क्या था, 5 साल के लिए होगा। तो 1951 से 5 साल जोड़िए, कितना होगा, 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक चला। ठीक है, 1956 तक चला। अच्छा, कौन सा मॉडल पे रहेगा, अभी के लिए खाली इतना ही याद करो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1956 से। 1956 से स्टार्ट होगा सेकंड प्लान, 5 ईयर प्लान यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसके बाद से यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड 5 ईयर प्लान। और फिर से 5 साल तक जोड़ दो, इसमें फिर से 5 साल जोड़ दो, 5 साल जोड़ो कितना होगा, 6 5 11 ना, 1961, 1961 में तक। ठीक है, अब इसके बाद फिर 5 साल के बाद स्टार्ट, मतलब ये 1961 में खत्म हुआ, तो 1961 से स्टार्ट होगा, फिर 5 साल तक चलेगा। तो 1961 में फिर से स्टार्ट हुआ। तो थर्ड 5 ईयर प्लान भी 1961 में स्टार्ट हुआ, और कब तक चलेगा, 1966 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 से स्टार्ट होगा, गलत है, गलत है। हाँ, देखो देखो तेज बन के हाँ बोल रहा था। 1966 से स्टार्ट नहीं हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान। इसके बाद यहाँ पे लिया गया है ड्रॉप, इसके लिए यहाँ के बाद यहाँ पे क्या लिया गया, ड्रॉप लिया गया, और 1969 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया, 1969 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, 1969 में, और कब तक चला, तो 1971 तक चला। ठीक है, 71 तक, 69 से नहीं, 74 तक, 1974 तक चलेगा। ठीक है, 1974 तक चलेगा। अब इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट ही हुआ 1951 से, तो स्टार्ट रहेगा हमेशा कब, 1951 से लेके, हाँ
हाँ 1951 से लेके 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 तक, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 96 तक। उसके बाद याद रखना है, उसके बाद याद रखना है कि उसके बाद जो है 1966 से फिर स्टार्ट नहीं है फोर्थ 5 ईयर प्लान, 1966 से नहीं 1969 से 74 तक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या लिखा हुआ है, सेकेंड 5 ईयर प्लान लिखा हुआ, ठीक है। क्या लिखा है, सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ 1956 से, खत्म कब हुआ 1961 तक। सही है, सही है, यही चीज हम लोग देखे थे ना, तो फर्स्ट वाला तो सही है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जब सेकंड खत्म हुआ उसके बाद ही स्टार्ट हुआ, 1961 से स्टार्ट हुआ और 66 तक चला, दूसरा भी सही है। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 से स्टार्ट हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो सी नंबर गलत है, किसमें ऑप्शन में सी नहीं दिया हुआ, बोथ ए एंड बी इज करेक्टली मैच, ठीक है। बी इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी आंसर होगा। तो याद रहेगा हमेशा 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग देश आजाद हो गया उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, 1951 से स्टार्ट हुआ पहला, 1951 से 56 तक, फिर 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक, उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद कब हुआ 1969 से लेके 1969 से स्टार्ट हुआ 74 तक, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 से 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कौन जो थे इनमें से, कौन जो है, ये चारों में से कौन जो है वो ऑथर है, ऑथर मतलब कवि है, ठीक है, रचयिता है बृहत कथा कोश के, बृहत कथा कोश के कौन रचयिता है। तो याद रहना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन। हरिसेना, हरिसेना होगा, ठीक है, हरिसेना, ठीक है, हरिसेन। अब इससे एक चीज याद रखिए, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज और याद रखिए जो हमेशा एग्जाम में आता है, क्या आता है कि हरीश सेन जो है किसके कोर्ट पोएट थे, किसके कोर्ट पोएट थे। तो याद रखिएगा हरीश सेन जो है वो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, किसके, समुद्र गुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। ये भी बार बार क्वेश्चन आया है कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे, हरिसेन थे। या फिर ऐसे भी आया हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हुम, ठीक है, विच किंग, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ये इसका आंसर होगा, हमेशा याद रखिएगा। बृहत कथा कोश जो है हरिसेन का लिखे हैं और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। और एक चीज और, इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है वो भी हरिसेन के द्वारा ही लिखवाया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, उसमें भी हरिसेन ही लिखवाया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दलेर मेहंदी इज द प्राइमरली अ फेमस सिंगर ऑफ पॉप सॉन्ग इन विच इंडियन लैंग्वेज। दलेर मेहंदी जो है वो कौन सा लैंग्वेज का पॉप सॉन्ग मतलब सिंगर है, सिंपल पॉप सॉन्ग गाते हैं, सिंगर कौन है, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज का, पंजाबी में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं, बंगाली में या इंग्लिश में। अच्छा इनका गाना बताता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इनका गाना है एक तुंग तुंग वाला, तुंग तुंग वाला सुने होंगे आप लोग, हाँ हाँ तुंग तुंग वाला, यही गाना है, ठीक है। तुंग तुंग वाला हो गया, यही गाना है। और एक और गाना तुंग तुंग वाला भी याद आ रहा और नहीं याद आ रहा, ठीक है। तुंग तुंग वाला तो गाना गाया है ये, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा मतलब ये कौन सा भाषा में गाते होंगे बताइए, ठीक है, कौन सा भाषा में गाते होंगे। इस पे नहीं, इस पे चॉकलेट वॉकलेट नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन पे चॉकलेट, इस पे चॉकलेट नहीं है, ठीक है। ये बताइए तुंग तुंग वाला के हिसाब से, हाँ पंजाबी, पंजाबी, ठीक है। तो पंजाबी लैंग्वेज में ये गाना गाते हैं दलेर मेहंदी, याद रखेंगे दलेर मेहंदी जो है वो पंजाबी गाना में, पंजाबी भाषा में गाना गाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही भी याद रखेंगे दलेर म्यूजिक का एक मतलब सिंगर का एक गाना है तुंग तुंग, और तुंग तुंग में थोड़ा सा पंजाबी वाइब भी आता है ना, हाँ पंजाबी वाइब आता है, तो ये पंजाबी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट इज लोकेटेड एट, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, ठीक है। ये जो स्कूल है जो है ना, यहाँ पर ना कैसे पहाड़ों पे चढ़ा जाता है या फिर जो भी स्पोर्ट्स एरो मतलब जो हवा में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों को सिखाया जाता है, यहाँ पे गेम्स को सिखाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो देखिए पहाड़ वाला चीज जो भी रहेगा वो पहाड़ पे ही रहेगा, तो मिजोरम और नागालैंड, तो इसका आंसर ऐसे ही कट गया, ये तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता है ना,
ये हो सकता है। बचा कौन सा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश ही इसका आंसर होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में घूमने वाला जगह ज्यादातर रहता है, घूमने उमने वाला जगह, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है। उत्तराखंड में होता है, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में ही इंस्टीट्यूट होता है, जितना भी इंस्टीट्यूट होता है यहीं पे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा आंसर इसका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। नेहरू इंस्टीट्यूट रहता तो उत्तराखंड, नेहरू इंस्टीट्यूट रहता तो क्या होता, उत्तराखंड होता। ठीक है, याद रखिएगा, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में है और नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर, कौन सा साल था जब इंडिया होस्टेड एशियन गेम, इंडिया होस्टेड एशियन एशियन गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया जो है पहली बार एशियन गेम को कौन सा साल में होस्ट किया है। इसका आंसर जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। अच्छा, जो ऑनलाइन है वो लोग कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिए इसका आंसर क्या है। अच्छा, इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो एशियन गेम इंडिया जो है 2 बार लॉन्च किया। इंडिया कितना बार एशियन गेम को लॉन्च किया, 2 बार लॉन्च किया, 1951 में, और दूसरा बार कब। अच्छा, इसका आंसर हो गया, ये बता देंगे हम। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 1951 में एक बार लॉन्च किया और दूसरा बार कब किया ये आपको कमेंट में बताना है। और आप लोग को ये होमवर्क रहेगा कि सेकेंड टाइम इंडिया जो है कब एशियन गेम को लॉन्च किया। ठीक है, तो पहली बार 1951 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 ही बार आज तक लॉन्च किया एशियन गेम भारत ने, पहला 1951 में और दूसरा आप लोग को बताना है, इस बार नहीं बताने वाले। ठीक है, इस बार आप लोग को बताना, कल बताना। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में है, वो लोग को आज कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताइए 1951 के अलावा सेकेंड टाइम कब किया था। अच्छा, कहाँ किया था ये बता देते हैं। ठीक है, कहाँ किया था, दोनों बार न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था। दोनों बार कहाँ हुआ था होस्ट, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था। कहाँ होस्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बन गया सभी कुछ से। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में होमवर्क भी दिया था ना। हाँ, ठीक है, सेकेंड टाइम जब जो हुआ था एशियाई गेम, उसको हाँ कमेंट में बताना है और आप लोग को बताना है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 का बोल रहा है एस मार्च 2024, मार्च 2024 हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम जान के यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2024 का जब एग्जाम हो रहा था तो ये क्वेश्चन आया था, उस समय का ये करंट अफेयर था। अब हम ये चीज यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर होता है उस समय जो भी आदमी, क्वेश्चन समझेंगे बता देंगे, जो आदमी चेयरपर्सन बनता है किसी किसी ट्रिब्यूनल का या फिर किसी भी चीज का, तो उसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, उसका क्वेश्चन का होता है एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे 2024 में क्या हुआ था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन बना था। कौन बने थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन कौन बने थे, प्रकाश श्रीवास्तव बने थे, प्रकाश श्रीवास्तव। अभी भी यही है, अभी भी यही है, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ये करंट अफेयर रहा नहीं, 2024 में हुआ था, मार्च में हुआ था, अब नहीं आएगा, एक बार रिपीट के बाद अब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को जान के करवाएं कि जब 2025 का इस बार एग्जाम आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा ना। हाँ, तो 2025 का जब आप लोग एग्जाम लिखिएगा तो इस तरह का जो चेयरपर्सन जो है, जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, उन लोगों का नाम को एकदम याद करके ही जाइएगा। ठीक है, उसका एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। और एक काम करते हैं ना कि आप लोगों के लिए एक बार मतलब इसके लिए एक वीडियो या फिर हाँ वीडियो ही कर लेता है। ठीक है, तो एक वीडियो लाएंगे जिसमें चेयरपर्सन जितना भी रहेंगे करेंटली, वो सब कुछ आप लोग को डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश श्रीवास्तव। अभी भी यही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से एक चीज बताते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कब हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो कब एस्टेब्लिश किया, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2010 में। और इनका काम क्या होता है ये चीज भी समझ लेते हैं। तो इनका काम जो होता है, इनका काम रहता है नेशनल ग्रीन, देखिए ग्रीन से ही समझ में आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम रहता है। तो इनका काम ये रहता है कि कैसे इन्वायरमेंट को सेव करना है, कैसे इनको बचाना है, ये सब इनका काम रहता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन 2010 में स्टेब्लिश किया था और इसका काम है इन्वायरमेंट को बचाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, लंगवीर नृत्य इज अ फॉक सॉन्ग, फॉक डांस फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, बोल रहा है कि लंगवीर नृत्य जो है वो फॉक डांस है कौन सा स्टेट का। अच्छा, फॉक डांस, अभी फॉक सॉन्ग भी बताया था ना शुरू में, फॉक सॉन्ग। हाँ, ठीक है, कौन सा फॉक सॉन्ग बताए थे, भात
भातियाली, हाँ भातियाली करके थे, बताया था। ठीक है, तो भातियाली जो है कहाँ का फोक सॉन्ग था, थोड़ा सा कमेंट में आंसर दीजिएगा, और जिसको आता है यहाँ पे भी बोल सकता है। ठीक है, भातियाली वेस्ट बंगाल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेस्ट बंगाल का था। तो फोक सॉन्ग में हम क्या बताते हैं कि ऐसा कोई सॉन्ग जो किसी क्षेत्र में गाया जाता है उसको फोक सॉन्ग बोलते हैं। उसी तरह से ऐसा कोई डांस जो किसी क्षेत्र में किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, फोक डांस बोलेंगे। तो लंगवीर नृत्य जो है वो किस स्टेट का फोक डांस है, लंगवीर नृत्य। तो याद रखिएगा लंगवीर नृत्य नृत्य जो है वो उत्तराखंड का है। कहाँ का है, उत्तराखंड का है। लंगवीर नृत्य कहाँ से का है, उत्तराखंड का है। ठीक है, याद रखिएगा कैसे, उत्तराखंड लंगवीर। अच्छा, लंगवीर को रणवीर कर सकते हैं, लंगवीर को रणवीर, लंगवीर को रणवीर। ठीक है, और रणवीर कहाँ जाना चाहता है, उत्तराखंड में जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आदमी उसे भी जाना चाहता है। ठीक है, ठीक है। भातियाली कहाँ जाती थी, भातियाली वेस्ट बंगाल। उसी तरह से रणवीर कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, उत्तराखंड घूमने उमने जाएगा। ठीक है, देहरादून सब घूमेगा वहां पे। ठीक है, तो रणवीर को याद रखिएगा, रणवीर से रणवीर कहाँ जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा। याद रहेगा रणवीर नृत्य जो है उत्तराखंड का डांस है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट है जहां पर 100% फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत है। कहां पर 100% पढ़े लिखे पंचायत है, मतलब कहाँ पे पूरा डिजिटल पढ़े लिखे पंचायत कहाँ पर है। ठीक है, अगर इसका हिंट देते हैं थोड़ा सा, आप लोग ही ट्राई कीजिएगा, ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में कीजिएगा ट्राई, और आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका हिंट ये है कि अगर आपको पता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो उसका यही आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। चल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। छोड़ दे भाई, छोड़ दे छोड़ दे। जब तुमको जब हम देखते हैं ना तो हमको याद आता है मेरा सर का बात। हमारे सर बोलते थे ना कि छोड़ दो बउआ, तहरा से ना होई। एकदम तुम ही पे सूट करता है कि छोड़ दो, तहरा से ही चीज ना होई। इसका आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बुर्बक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी केरला में है। इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है, केरला में है। तो इसका क्या होगा आंसर, 100% केरला होगा आंसर। कितना आसान सवाल था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा क्या कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, 2011 के जनगणना के हिसाब से द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ इंडिया, डैश पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा राज्य के पीपल जो है दूसरे दूसरे स्टेट में माइग्रेट किए हैं। माइग्रेट करना मतलब होता है जाना, मूव कर जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, दूसरे स्टेट में बस जाना। ठीक है, तो कौन सा स्टेट में माइग्रेट किए हैं। बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन क्या है बता देता हूँ। ऑप्शन उत्तर प्रदेश एंड बिहार पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान एंड गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, और चौथा ऑप्शन है जो कि डी नंबर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर होगा। और स्पेशली ये क्वेश्चन स्पेशली किसके लिए है, मोहित तुम्हारे लिए। ठीक है, मोहित के लिए है। अगर ई क्वेश्चन का मोहित आंसर नहीं देता है तो मोहित सच में इससे पहले जो बोले थे ना टीचर मेरा जो बोला था उस पर तुम पे लागू हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, वाह, ठीक है, पहली बार सही आंसर दिया है मोहित। ठीक है, ऑनलाइन वाला लोग भी देख लीजिए, मोहित पहली बार आंसर सही दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं ना क्या करते हैं कि काम के लिए वहां से मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से दूसरे दूसरे स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात जगह पे जाते हैं। ठीक है, 10,000 12,000 रुपया के लिए। ठीक है, पेट चलाने के लिए करते हैं, रोजगार नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में उस टाइप से। ठीक है, और अभी तो प्रशांत किशोर जी जो है जन स्वराज के लीडर, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका बात भी है, वो इस बार बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा है उनका कि इस बार जब वो लोग वो इलेक्शन जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में से मजदूरों को जो गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात गए हैं उन लोग को वापस ला देंगे और वहीं पे रोजगार देंगे। बहुत अच्छा काम करते हैं पर्सनली। हाँ, हाँ, पर्सनली तो हमको जो है प्रशांत किशोर सही लगते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और इससे पहले वो बहुत सारे लीडर्स बहुत सारा पार्टी को ना ऐसे मतलब प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं बहुत सारे लीडर्स को जिता चुके हैं, इलेक्शन में विन करवा चुके हैं। हाँ, इलेक्शन में विन करवा चुके हैं। हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छे लीडर हैं। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, क्या वो सही में काम कर पाएंगे कि नहीं। जो जो प्रोपोगंडा में बोले हैं कि हम ये चीज़ करवाएंगे ये चीज़ करवाएंगे,
रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, ठीक है। और बिहार से वापस मतलब जो भी लोग बिहार से गए हैं उन लोग को वापस लेके आएंगे, यहीं पे रोजगार देंगे, ठीक है। तो वो सब बात बोले हैं, बाढ़ को रोकेंगे, देखिए करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी रियल में अच्छे लीडर हैं, उनका जो बात रहता है वो हवा में नहीं रहता, प्रैक्टिकल बात बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पढ़े लिखे हैं लीडर हैं। बाकी तो कोई ऐसा लीडर हमको दिखता नहीं है जो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो उनको किंग मेकर भी बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को बोला जाता है किंग मेकर, ठीक है। बहुत लोग को बनाया है ना, इसलिए, ठीक है। तो सही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में का लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है माइग्रेशन से। सेंसस में भी बताया गया, 2011 के जनगणना में भी ये पता चला है कि ये लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं काम के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, और जो भी पढ़ाई लिखाई ये सब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कौन किया था, स्थापक कौन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान, ठीक है। जिस तरह से पिछले बार वाला था उसी तरह का ये भी है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, कमेंट में लिखिए दयानंद सरस्वती, ठीक है। सही सही है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो जानकर जानकर एसएससी या कोई भी एग्जाम, जो गवर्नमेंट जो एग्जाम होता है वो जानकर क्या करता है, ऑप्शन हमेशा लास्ट में देता है। ऑप्शन हमेशा कब देगा, कहाँ देगा, लास्ट में देगा। जब आसान क्वेश्चन देगा और ऑप्शन लास्ट में देगा, क्यों देता है ऐसा, ताकि आप बच्चे जो है आगे से आगे वाला क्वेश्चन पढ़ के, आगे वाला ऑप्शन पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होकर गलत आंसर करें। तो हमेशा याद रखिएगा, आर्य समाज को कौन बनाया है, दयानंद सरस्वती बनाए। कौन बनाया है, दयानंद सरस्वती को फाउंड किए थे। कब फाउंड किए थे ये भी पढ़ लेते, ये लगे हाथ। तो 1975, सॉरी 1875, कब, 1875 में दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज को स्थापना करते हैं, आर्य समाज का स्थापना करते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, किसको लग रहा है, तो बोल, रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को स्थापना किए थे। किसका स्थापना किए थे, शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन का स्थापना कौन किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। और दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में, ठीक है। याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट में, कौन सा भाग में 6 कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ पे लिखा गया है, कौन सा भाग में लिखा गया। अच्छा, इस क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कमेंट में ये बताना, अभी हम बताए हैं कि फंडामेंटल राइट नहीं, पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में क्या लिखा गया है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में क्या लिखा गया, जिसको आता है वो लिखे, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल से ये भी बताना है, ठीक है। तो हम बताते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक बता देते हैं। अच्छा, इसका आंसर फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 होगा, जो भी है सबको ठीक लगा लीजिए, पार्ट 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को समझ लेते हैं यहीं पर, ठीक है। और उसका ये भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल्स, ठीक है। पार्ट 1 में जो है वो बात होता है हमेशा क्या, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब भारत और भारत का संघ, क्या होता है बात, भारत और भारत का संघ, ठीक है, ठीक है। मतलब इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये तो सही है, ये भारत का संघ होता है कि भारत संघ, ऐसा लिखा हुआ संघ, पता नहीं, लेकिन ये सब सही है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। पार्ट 2 में क्या होता है, अच्छा इसका आर्टिकल्स भूल गए ना, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर 4 तक होता है, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 4 तक। पार्ट 2 में लिखा गया है सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का बात होता है, जो भाग कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 से लेके 11 तक होता है, ठीक है। और 11 में जो अभी हम क्वेश्चन पूछे थे, 11 में लिखा गया है क्या, कि पार्लियामेंट जो है वो नागरिकता के हिसाब के लिए कानून बनाएगा, कौन, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। और पार्ट 3 में भाग 3 में क्या लिखा गया है, मौलिक कर्तव्य लिखा गया, फंडामेंटल
राइट के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। तो यहाँ पे लिखा गया 6 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कितना में? पार्ट 3 में है। आर्टिकल्स 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। तो इसका आंसर होगा पार्ट 3। यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। पहले का भी क्वेश्चन जो करवाए थे यहाँ से समझ में आ गया और उसका रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था कि जो सिटीजनशिप के हिसाब से, जो नागरिकता के विषय में है, उसके लिए कौन संविधान बना सकता है, कौन नियम बना सकता है। ठीक है, तो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। वो आर्टिकल 11 में लिखा गया। और सिटीजनशिप वाला कहाँ पे है? पार्ट 2 में है, भाग 2 में है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट कौन सा भाग में, तो फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कौन सा आर्टिकल में, तो 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर सवाल क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, इसको जो पहले बता दिया, बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है। क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का सवाल है। अगर जो बता दिया, चलो उसके लिए टॉफी पक्का है। ठीक है, जो बता दिया। चलो देखते हैं कौन बताता है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कौन आगे, मतलब इसका आंसर क्या होगा। एकदम सही। ठीक है, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, रिया का सही है आंसर, रिया का सही है। चलिए बताते हैं क्वेश्चन कैसा। देखिए, द फाइनेंशियल, ठीक है तुमको देंगे। ठीक है, छुट्टी के बाद मिलना। देखो कहा है क्वेश्चन, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन व्हाट। ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर जो है, कोई कोई देश का फाइनेंशियल ईयर जो है, मतलब इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है, एंड कब करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझाने से पहले एक कॉमन लॉजिक का बात पूछते हैं, लॉजिकली बात पूछते हैं। कोई मान लीजिए कोई साल स्टार्ट होता है, कोई ईयर स्टार्ट होता है, साल स्टार्ट होता है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से। तो खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल से पहले वाला जो दिन होगा, अप्रैल से पहले का होता है मार्च, मार्च के बाद अप्रैल होता है। और मार्च में कितना तारीख? 31 तारीख। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलेगा। फिर 31 मार्च के बाद क्या होगा? 1 अप्रैल आ जाएगा, और 1 अप्रैल से फिर दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था कि पहला फाइनेंशियल ईयर जो है, और इंडिया में ये चीज सच है, मतलब ये चीज होता है, इंडियन का फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म कितना तारीख होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 31 मार्च को खत्म होता है। और चॉकलेट कौन जीता? रियलिटी। ठीक है, तो मिलना, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलना। ठीक है, तुमको मिलेगा टॉपिक। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला दिन से, मतलब सेकेंड डे, मतलब कल से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन कम, बहुत सारे रीजन की वजह से क्वेश्चन कम था। हम लोग का थोड़ा सा जो डिले हो रहा था एसएससी के कारण, उसके वजह से यहाँ पे क्वेश्चन कम आया, और हम लोग ज़्यादा उधर बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन कम था। लेकिन कल से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कल से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को भी चॉकलेट पे रख देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, एक चांस और सबको मिलता है कि कौन चॉकलेट लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग ना कभी सोचते भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन कभी आप जैसे चेस खेल रहे हैं तो कभी सोचे हैं कि चेस बोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है कि चेस बोर्ड में कितना स्क्वायर्स होते हैं, लूडो में कितना स्क्वायर्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? कभी सोचते भी नहीं है। उसी तरह का क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2024 का क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड। जैसे चेस बोर्ड, अगर कभी चेस खेले होंगे तो चेस बोर्ड ऐसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, कुछ ऐसा होता है, और उसमें ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके डब्बा बना हुआ होता है। पूरा बोर्ड डब्बा नहीं बनाएंगे, नहीं तो सब बता देगा। देखो तो सवाल है चॉकलेट वाला। क्या चीज? 64। वेरी गुड, तुमको भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट में तुम्हारा भी नाम लिख देंगे कि कौन जीता है। आंसर 64 सही है। ठीक है, तो बता ही दिया तो बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिएगा सब स्क्वायर। ठीक है, 8, और 1 2 3 4 5
6 7 8 8 हो गया, ठीक है, 6 7 8, ठीक है। इतना डब्बा होता है। अब इतना डब्बा होता है, कैसे पता करेंगे? 8 इतना इधर होता है और 8 इधर होता है। अगर किसी को चेस, हाँ, चेस अगर खेलता है तो चेस में कितना प्यादा होता है? इधर 8 प्लेयर इधर होता है, चेस में 8 प्लेयर इधर होता है और 8 प्लेयर इधर होता है, तो 8 8 कितना हो गया? 64 हो गया। तो 64 पूरा होता है डब्बा, ठीक है। सॉरी, 8 इधर होता है और 8 इधर होता है, ठीक है। और हर 8 जो है ना, 8 इधर से चलता है, ठीक है, ऐसे 8 8 चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा इजी सा था। अगर किसी को ये भी पता रहता है कि हमेशा चेस बोर्ड जो होता है स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर डब्बा रहता है, तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के इसका ही स्क्वायर बन रहा है ना, 8 का स्क्वायर हो रहा है, 8 इंटू 8 64, बाकी कोई स्क्वायर ही में नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है। तो 64 डब्बा होता है इस चेस बोर्ड में, ठीक है, स्क्वायर्स होते हैं। इसका आंसर में जीता है कौन? अंकित, ठीक है। तो चॉकलेट विनर कौन है इसमें? अंकित है। 2 जन जीता है, फर्स्ट रिया जीती थी, अभी अंकित, ठीक है। दोनों को मिलेगा। आशा करते हैं कि आज आपको जितना भी पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा होगा और सब समझ में भी आया होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी जो है पी बाई क्यूज थे जो एग्जाम में आए थे। बात ये है ना कि मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पूरा 30 दिन का क्लास में ये सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा। जो सिलेबस होता है इतना सा, और हम लोग पढ़ते इतना सा, और इसकी वजह से हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता। हम लोग ज्यादा पढ़ने की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चंस आए हैं उसके थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जिसमें ज्यादा नहीं, जो आए हैं वही पढ़ाया जा रहा है। और 110% जो है गारंटी, इससे क्या होगा, ये पूरा अगर आप 30 दिन तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपका कंफर्म आपका 110% इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो जरूरतमंद आदमी है, जो बच्चे जो जरूरतमंद है, जो ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को फी देने के लिए, तो उनको शेयर कीजिए, वो भी देखें और इससे उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू।